हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का लेसन नंबर 3 मुद्रा और साख का पार्ट नंबर 2 रीड करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में समझा कि किस तरह से बैंक एक मध्यस्थता का काम करता है कि एक तरफ वो जमाकर्ता को ब्याज देता है और दूसरी तरफ वो कर्ज देकर कर्ज लेने वाले को से भी ब्याज वसूलता है। एक तरफ कर्ज लेने वाले से ब्याज वसूलना और दूसरी तरफ जमाकर्ता को ब्याज देना, ठीक है, उनके जो बीच का अंतर होता है वो बैंकों की आय का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साख की विभिन्न स्थितियों के बारे में कि ऋण की क्या भूमिका होती है, कर्ज की क्या भूमिका होती है, ये एक सकारात्मक भूमिका निभाता है या नकारात्मक। अगर किसी व्यक्ति को कर्ज लेना है, ठीक है, तो उसके लिए कर्ज क्या भूमिका निभाएगा। पहली स्थिति में देखिए, ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा करता है और दूसरी स्थिति में ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से उसका बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। बच्चों, इन दोनों स्थितियों को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहली स्थिति यानी कि एक उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं हम इसे। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और एक जूता निर्माता सलीम के पास कोई बड़ा व्यापारी है। वो 3000 जोड़ी जूते की मांग करता है कि उसे 3000 जोड़ी जूते चाहिए और उसे 1 महीने के अंदर सलीम को ये काम पूरा करना है कि 3000 जोड़ी जूते पूरे करने हैं। अब उत्पादन के काम को समय पर करने के लिए सलीम को सिलाई के लिए और चिपकाने के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की ज़रूरत होगी ना, और इसके साथ साथ उसे कच्चा माल भी खरीदना है। अब इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम क्या करता है? सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। एक तो पहला उस चमड़ा व्यापारी से, चमड़ा व्यापारी को कहता है कि चमड़ा अभी दे दे और बाद में वह उसका भुगतान कर देगा। ठीक है। दूसरा वह बड़े व्यापारी से, उस बड़े व्यापारी से जिसने जूते की मांग की है। ठीक है, जूते की मांग की है, उसे क्या कहता है कि वो 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज ले ले। ठीक है, ताकि वो अग्रिम भुगतान के रूप में उसे दे और महीना ख़त्म होने से पहले वो उसका ऑर्डर पूरा कर देगा। ठीक है, महीने के आखिर में क्या होता है, सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और जो कर्ज उसने लिया था, जो उधार चमड़े वाले से लिया था, उस धन की भी वो अदायगी कर लेता है। इस प्रकार हमें क्या पता चला, इसकी सकारात्मक, ऋण की सकारात्मक भूमिका का पता चला कि ऋण एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा करता है। आइए अब हम इसकी दूसरी स्थिति के बारे में जानते हैं कि दूसरी स्थिति क्या है। सपना एक छोटी सी किसान है और वो क्या करती है, उसे अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगानी है। तो वह क्या करती है, इस उम्मीद पर कर्ज ले लेती है साहूकार से कि जब उसकी फसल तैयार हो जाएगी ना, तो वो उस कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए उसने साहूकार से ऋण ले लिया, फसल पर भी कीटनाशक छिड़के, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं, कीटनाशकों के हमलों से जो उसकी फसल क्या हुई, बर्बाद हो गई। आइए अब दूसरी स्थिति को समझते हैं। एक छोटी सी किसान सपना अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है और वे इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर वह कर्ज को अदा कर देगी, तो खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है और अपनी फसल पर वो कीटनाशकों के हमले से बचने के लिए दवाइयाँ भी लगाती है, लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। साहूकार का कर्जा लौटाने में वो असफल रहती है क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी होती है और साल के अंदर बच्चों जो ये उसकी कर्ज है, ये एक बड़ी रकम बन जाती है। अगले साल क्या होता है, सपना फिर से फसल उगाती है, लेकिन फसल सामान्य रहती है और इस फसल को उगाने के लिए भी उसने दोबारा कर्ज लिया है, लेकिन फसल हुई तो है, इतनी कमाई नहीं हुई जितनी होनी चाहिए और वह अपने कर्ज को चुकाने में असफल रहती है और जिसका
क्या रिजल्ट निकलता है कि उसे अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। इस प्रकार हमने क्या जाना कि जो ये ऋण है, जो कर्जदार है, ऋण है, ये कर्जदार को एक ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। इस प्रकार हमने जाना कि जो ये कर्ज था, दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि सपना को वो कर्ज चुकाना भारी पड़ गया और उसे अपनी ज़मीन का बहुत सा हिस्सा बेचना पड़ा। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूज़न निकला कि ऋण जो कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहाँ से उसका बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक यानी दुखकारी हो जाता है। ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। ऐसी स्थिति में पहले की तुलना में उसकी जो स्थिति है उसकी बदतर हो जाती है। ठीक है ना। अब हम ये कैसे जानेंगे कि कोई ऋण उपयोगी होगा या नहीं? यह परिस्थिति खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की भावना पर निर्भर करती है कि जो ये परिस्थिति आई है उस पर जो हानि हुई है या जिससे हमने कर्ज लिया है, अगर उसने सहयोग किया है तो उसकी संभावना पर निर्भर करता है कि वो ऋण उसके लिए उपयोगी रहा या नहीं। कोई भी व्यक्ति बच्चों अगर कर्ज लेता है तो उसके सामने बहुत सी शर्तें रखी जाती हैं। ये शर्तें क्या हैं? जैसे ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? ऋण की शर्तें। ठीक है, आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक मकान लेना है और आपको 5 लाख रुपए कर्ज लेने हैं। तो आप पहले इसे भरिए कि ऋण की राशि कितनी है, आप कितना कर्ज ले रहे हैं? 5,000 रुपये। और ऋण की अवधि, और अवधि मतलब समय, कि आप इस ऋण को कितने समय में चुका पाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि ये ऋण आप 5 वर्ष में चुका देंगे। नेक्स्ट है आवश्यक दस्तावेज। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी कागजात जमा कराने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, चाहे वो ज़मीन के हों, ये ठीक है, या कुछ और भी ज़रूरी कागजात। ठीक है, नेक्स्ट है ब्याज, कि आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो यानी कि जैसे ब्याज 5%। नेक्स्ट है अदायगी का रूप। अदायगी का स्वरूप कैसा होगा कि आप जो ये रकम लौटाएंगे तो वो कैसे लौटाएंगे? महीनों की किस्त के रूप में, वार्षिक किस्त के रूप में। और नेक्स्ट है समर्थक ऋण आधार। ऋण आधार के रूप में बच्चों आपको ये गारंटी देनी होती है, कर्जदार को ये गारंटी देनी होती है कि अगर वो कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी क्या गारंटी है, उसका समर्थक ऋण आधार क्या होगा। आइए समझते हैं कि ये समर्थक ऋण आधार क्या होता है। ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है, यानी जिससे वो कर्ज ले रहा है जिस व्यक्ति से, उसको गारंटी के रूप में देता है जब तक वो ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है। जैसे अब आप इसे समर्थक ऋण आधार के रूप में ले सकते हैं भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी। ठीक है, यदि किसी कारणवश कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता है तो उधारदाता यानी कि जो व्यक्ति आपको कर्ज दे रहा है उसको भुगतान प्राप्ति के लिए उस संपत्ति या समर्थक ऋण आधार को बेचने का अधिकार होता है। देखिए, जो आइए हम इनकी स्थिति को जानते हैं कि किस तरह की गांव के लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, वो 85% लोग हैं जो औपचारिक क्षेत्र की बजाय अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेते हैं। केवल 15% लोग ही औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं। इसी तरह कम संपत्ति के, जिनके पास संपत्ति कम है, वो लोग 53%, शहर में रहने वाले 53% लोग हैं जो वो औपचारिक से लेते हैं, और जो 42% है वो अनौपचारिक क्षेत्रों से कर्ज लेना पसंद करते हैं। जो समृद्ध लोग हैं वो 72%, समृद्ध लोग समझते हैं ना, वो 72% औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं और 28% अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेते हैं। इसी तरह से जो अमीर हैं वो 90% औपचारिक क्षेत्रकों से ऋण लेते हैं, जबकि 10% अनौपचारिक क्षेत्रकों से ऋण लेते हैं। इससे हमने क्या जाना? देखो, पहला औपचारिक स्रोत अभी भी जो ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों को केवल 50% ही पूरा
कर पाता है। बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। और जो अनौपचारिक क्षेत्रक है, ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर पर जो ब्याज की दरें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का ही काम कर पाता है केवल, क्योंकि बच्चों जो कर्ज ले रहा है उसका क्या होता है बच्चों, उसके ऊपर तो कर्ज बढ़ता ही जाता है। जैसा हमने स्वप्ना के एग्जाम्पल में पढ़ा कि किस तरह से उसके ऊपर कर्ज बढ़ता गया और उसने आखिर में अपनी ज़मीन का हिस्सा बेचा। इसीलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेष करके ग्रामीण इलाकों में बढ़ानी चाहिए, ताकि जो कर्जदार हैं, जो कर्ज लेने वाले हैं, उनकी अनौपचारिक स्रोतों पर से निर्भरता घट जाए। एक और आता है पॉइंट कि एक तरफ औपचारिक स्रोतों को ऋण का विस्तार भी होना चाहिए, यानी कर्ज का विस्तार भी करना चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी हो कि ये जो कर्ज है सब लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, सब लोगों को मिलना चाहिए। जो वर्तमान समय है इसमें केवल अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीब परिवार अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है, और वो क्या होता है उससे वो कर्ज के नीचे दबते रहते हैं और वो उसी स्थिति में रहते हैं, बल्कि स्थिति भी क्या वो उनकी स्थिति पहले से भी बदतर हो जाती है। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो औपचारिक ऋण हैं उनका समान रूप से वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बच्चों वो है निर्धनता के स्वयं सहायता समूह। ये स्वयं सहायता समूह क्या होता है बच्चों, इसमें विशेषकर ये छोटे छोटे 10 से 15 लोग हो गए, 15 से 20 सदस्य हो गए, ये मिलकर अपना कुछ बचत करते हैं और फिर उस बचत को कर्ज के रूप में देते हैं और फिर ब्याज भी लेते हैं, लेकिन उनका ब्याज और कर्जदाताओं की अपेक्षा कम होता है। आइए इसको समझते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के नए तरीके अपनाए हैं। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करके उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। यानी कि जो महिलाएं हैं उनके समूह बना दिए ताकि वो स्वयं को संगठित कर सके और उनकी बचत पूंजी को इकट्ठा किया जाए। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और ये बचत भी करते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति बचत होती है जो 2500 रुपये से लेके 100 रुपये तक हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है। इसमें क्या होता है बच्चे, सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कर्ज समूह यानी इन्हीं से ही कर्ज ले लेते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से बहुत कम होता है बच्चों। और जब ये 1-2 वर्षों के भीतर अगर ये समूह नियमित रूप से बचत करते हैं तो ये समूह बैंक से भी ऋण लेने के योग्य हो जाते हैं। और जब बैंक ये जो इनको ऋण देता है वो समूह के नाम पर देता है, और इसका मकसद क्या होता है, सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजन करना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।